हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। कुछ दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया है। एक्चुअली मैं कोलकाता में था। एग्ज़ाम के बाद मैं कुछ दिन वहीं पे था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो आज से मैं वीडियोस स्टार्ट करूँगा डालना। और एसपीपीओ से रिलेटेड वीडियोस मैं डालूँगा रिसेंट डेज़ में। और फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी क्लर्क मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं कि मेरा कैसा एग्ज़ाम गया, तो मैं यहाँ पे आज वही उस मेरा एग्ज़ाम कैसा गया ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो मैं बता दूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गया, मतलब ठीक ठाक गया। मैं थोड़ा क्वेश्चंस में फंस गया, जिसके कारण मेरे अटेम्प्ट्स कुछ 6-7 क्वेश्चंस के अराउंड अटेम्प्ट कम हो गए, जो मुझे लगता है। अब बाकी चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि आगे क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो चलो मैं बताता हूँ मेरा कैसा एग्ज़ाम गया। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि रीजनिंग रीजनिंग में मेरे टोटल 26 अटेम्प्ट्स थे। यही एक था जो मेरा रीजनिंग ख़राब हो गया। जनरली मेरे रीजनिंग में अच्छे स्कोर्स आते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में ना वो एग्ज़ाम मेरा ख़राब हो गया। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं 2 क्वेश्चंस में फंसा, जहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गए। एक तो जल्दबाजी में मैंने ए सीट्स सेकंड फ्रॉम द एंड लिखा हुआ था। मैंने उससे जल्दबाजी में ए सीट्स फ्रॉम फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ये मतलब माइंड में एक चलते रहता है। आप क्वेश्चंस बनाते हो तो माइंड में चलते रहता है। तो मैं जल्द वन वन को मैं पढ़ा और फिर मैंने क्वेश्चंस को चेक भी नहीं किया। मैंने ऐसा पढ़ लिया कि शायद ये वन ऑफ द एंड में बैठा हुआ है। और मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर डाले। 4 क्वेश्चंस मैंने कर डाले। जब पांचवा क्वेश्चन में मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, तब मुझे पता चला कि मैंने तो गलत किया है। फिर मैंने क्वेश्चंस की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वहाँ ए सीट सेकेंड फ्रॉम द एंड लिखा हुआ है। जो चीज़ मुझसे गलती हुई, जहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। सेम क्वेश्चंस एक और पजल में मैं सेम तरीके से फंसा। वहाँ पे लिखा हुआ था टी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। मैं पढ़ रहा हूँ सही, लेकिन लिखने के समय मैंने हिंट लिखने के समय मैंने उसको राइट में बैठा दिया। अब क्वेश्चंस में बनाए जा रहा हूँ, आंसर मैच नहीं हो रही है। दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं क्वेश्चंस में गया, तो वहाँ पे क्वेश्चंस में फिर पढ़ा तो मैं देखा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ऐसी जल्दबाजी के कारण मेरे 2 क्वेश्चंस चले गए। तो यहाँ पे मेरे गुड अटेम्प्ट्स, जो मुझे लगता है कि शायद और 5 क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए थे, 5 से 6 क्वेश्चन जो मेरे कम हो गए रीजनिंग में ही। तो एक यही सेक्शन है जो मेरा खराब चला गया। तो जनरली सबका अच्छा गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि 30 के आसपास जिनका अटेम्प्ट होगा वो गुड अटेम्प्ट होगा रीजनिंग में। उससे कम तो गुड अटेम्प्ट नहीं कहा जा सकता है। उसके अलावा मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में मेरे टोटल 27 अटेम्प्ट्स थे। तो मैथ मेरा ओके ओके गया, ठीक है। इसको 27 को मैं गुड अटेम्प्ट्स बोलूँगा मैथ में, क्योंकि मैथ में गुड अटेम्प्ट्स अराउंड 25 टू 30 एक बहुत बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट होगा। क्यों बताता हूँ, क्योंकि 2 रीजंस है। पहला रीजंस ये है ना, क्योंकि आपको ओवरऑल पेपर 2 आवर्स में देना पड़ता है, तो आपको किस टाइम पे किसको अलॉट करना है ये भी आपको देखना पड़ता है नो। और मैथ की क्वेश्चंस लेंदी थे, इतने आसान नहीं थे कि आप जस्ट गए और सॉल्व कर दिए। डीआई के क्वेश्चंस बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो उसे सॉल्व करने में समय आपका जाएगा। तो जब आप ओवरऑल पेपर देते हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक खेल हो जाता है। तो उस समय जो भी आप एक समय लेकर चलते हो, उस समय उस अनुसार मैं लेकर चलूँ तो 27 25 टू 30 एक गुड अटेम्प्ट होगा मैथ में। हाँ, अगर आपके इससे कम आते हैं, मान लो आप 20 अटेम्प्ट करके आते हो या 22 या 23 करके आते हो, लेकिन अगर रीजनिंग में 32 33 करके आते हो, तो आपका मैच हो जाएगा। वो जो एक दोनों मिलाकर जो आपका है ना, वो क्योंकि देखो आपको समय मैनेज करना है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मिलाकर रीजनिंग मैथ, चूंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है, तो उस हिसाब से देखो तो दोनों मिलाकर जो गुड अटेम्प्ट वो 60 होगा। अगर आप 60 क्वेश्चंस कर रहे हो दोनों मिलाकर, तो वो एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्कोर 1.25 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो 60 दोनों मिला के अटेम्प्ट करना बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट होगा, और एक्यूरेसी के साथ। उसके अलावा मैं
बात करता हूँ नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने बोला कि 60 एक अच्छा अटेम्प्ट होगा, जहाँ जिसमें मैं टोटल 7 क्वेश्चन से लैग कर गया। यहीं पे मैं जिसके मैंने सोचा नहीं था कैसा होगा, लेकिन हो गया। गलती मेरी ही थी, मैंने जल्दबाजी, एक्चुअली जल्दबाजी करने के चक्कर में कुछ चीज़ें पढ़ा ही नहीं अच्छे से, पर कोई नहीं। इंग्लिश में मैं बता दूं कि मैंने टोटल 35 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें ठीक ठाक एक्यूरेसी है इंग्लिश में होगी मेरी, मुझे ऐसा लगता है। कि पेपर भी मैं इंग्लिश का, देखो हाँ मैं बताता हूँ, मैथ का पेपर मैं मॉडरेट बोलूँगा, रीजनिंग का पेपर मैं इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, इंग्लिश का पेपर मैं इजी टू मॉडरेट बोलूँगा। क्यों? कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के थे। अब देखो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस क्या थे। देखो मॉडरेट लेवल में मुझे जैसा फील हुआ, आरसी के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इन्फरेंस टाइप के थे, जो जनरली आरआरबी क्लर्क मेंस में नहीं आते हैं। और बताता हूँ, एरर जो थे वो मल्टीपल लाइंस वाले एरर थे, तो जिसमें ए बी ऐसे करके शायद क्वेश्चंस थे, तो वो सब क्वेश्चंस टफ थे, इतना आसान भी नहीं थे कि मतलब आप आपका अच्छा नॉलेज है तो आप कर सकते हो, लेकिन आसान भी नहीं थे। तो एक हिसाब से कहूँ तो इंग्लिश में 30+ अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा अगर आप करके आ रहे हो तो। ऑन एन एक्यूरेसी भी 2-3 नहीं भी रही तो 30+ अटेम्प्ट एक अच्छी अटेम्प्ट होगा इंग्लिश में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस डुएबल थे। आपको 30 तक करने लायक तो पक्का डुएबल थे, ये तो मैं मुझे लगता है डैम श्योर डुएबल थे। आरसी थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना जो आप जल्दी कर सकते हो। यहीं पे देखो मैंने क्या किया ना, मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे रीजनिंग में टाइम वेस्ट कर दिया है, मैथ लेंदी था तो मैथ में तो ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इंग्लिश में मैंने सारे पहले क्वेश्चंस कर डाले, फिर आरसी छोड़ के रखा। आरसी में भी मैंने क्या किया, मैं आरसी को ऊपर ऊपर झट से पढ़ा, एक बार स्किम किया, स्किम करने के बाद मैंने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन सा है। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बोलता हूँ पहले डायरेक्ट करते हैं। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे फिर से दोबारा एक बार आरसी को चेक करना पड़ेगा, मैं वो क्वेश्चंस कर ही नहीं रहा था। मैं बोला छोड़ दो उसे, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं थे। तो ऐसे करके मैंने आरसी के कुछ कुछ क्वेश्चंस को स्किप किए, और टोटल 35 अटेम्प्ट है। मुझे नहीं पता, हो सकता है 3-4 रॉन्ग हो ही सकता है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है 25+ इंग्लिश में शायद मेरे आ जाए। तो ये इंग्लिश का था। इसके अलावा अब आता हूँ मैं नेक्स्ट सेक्शन, कंप्यूटर। कंप्यूटर जो सेक्शन था उसमें भी मेरे टोटल 35 अटेम्प्ट रहे हैं। कंप्यूटर क्वेश्चंस मुझे मुझे इजी लगा। कंप्यूटर क्वेश्चंस आप 40 के 40 क्वेश्चंस ही मतलब डुएबल हो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक दो क्वेश्चंस तो होंगे ही टफ ना, 4-5 क्वेश्चंस तो होने चाहिए टफ ना, तो वो तो होंगे ही। तो उस हिसाब उस फैक्टर को छोड़ दो, तो बाकी जो क्वेश्चंस बने वो ठीक ठाक थे, डुएबल थे। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। कुछ तो कीवर्ड से सॉरी कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो आप 3 नंबर सिर्फ कीबोर्ड देख कर ही आप ला सकते हो। तो कंप्यूटर इजी ही था। 30+ अटेम्प्ट फिर मैं बोलूँगा कंप्यूटर सेक्शन में बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा। इसके अलावा अब आती है जीए की। जीए ऐसा था, टोटली हार्ड था, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, बहुत लोग मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, देखो पेपर जो होता है ना, पेपर मॉडरेट है या हार्ड है ना, ये एग्जाम का कौन सा एग्जाम दे रही है भी इस पे भी डिपेंड करता है ना, कि वो कैसा पेपर है। अगर आप यही पेपर आया होता एसबीआई पीओ का, और इस तरह का जीए आया होता, तो हम उसे हार्ड जीए नहीं कहते, क्योंकि वो पीओ लेवल का एग्जाम है। तो वहाँ पे आप ये अनुमान लेकर चल सकते हो कि ऐसा क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एक आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चंस का आना मतलब अनप्रिडिक्टेबल था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया था।
अब जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे घुमा फिरा के पूछे गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं न किसी किसी क्वेश्चंस में आपको फंसा दिया था, जो आप शायद पढ़ के गए हो लेकिन आप एक चीज मिस किए हो, वही पूछ दिया। अब जैसे मन्ना पटेल वाली बात ले लो। मन्ना पटेल वाली मैंने पढ़ के गया था कि वो फर्स्ट स्विमर है, गुजरात से है, यही 2-3 लाइन पढ़ के गया था। मुझे क्या पता वो स्विमर में, मुझे तो ये भी नहीं पता स्विमिंग में भी कैटेगरी होती है, बैक स्ट्रोक कैटेगरी की वो प्लेयर है, मुझे क्या पता। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ था। 10+ अटेम्प्ट तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट होगा जीए के लिए मुझे ऐसा लगता है। मैं कल देख रहा था कि आरआरबी पीओ का जो पेपर था उसमें जनरल 4.5 मार्क्स कट ऑफ गया जनरल का। अगर वो पेपर फिर भी थोड़ा सा डुएबल था, आप उसमें 15-16 नंबर तक आपको ऐसा गुड अटेम्प्ट बनता है, लेकिन यहाँ तो 10 नंबर गुड अटेम्प्ट बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं सेक्शनल कट ऑफ अराउंड 3.5 के आसपास रहेगा जीए का, मुझे ऐसा लगता है। तो और अगर सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो बहुतों का सेक्शनल ही रह जाएगा जीए में। वाकई में जीए क्वेश्चंस टफ थे, बहुत कुछ ओल्ड क्वेश्चंस थे। तो जीए में मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में 50-50% पे था, तो बहुत सारे मेरे गलत भी हुए। मैंने बनाया तो बहुत सारा है, जो मुझे लगा मैं मार रहा था। तो अराउंड 15+ मेरे मार्क्स जीए में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि टोटल मैंने मैच करके देखा, मैंने 10-12 क्वेश्चन रॉन्ग भी किए हैं, तो टोटल मैच करके देखा तो मेरे 15+ के राउंड जीए में मार्क्स बन रहे हैं। अब बाकी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड डिसाइड करेगा टोटल मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जितना भी, तो मैं 5-6 क्वेश्चन से मैं मिस कर गया। मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 क्वेश्चन और मैंने कर लिया होता तो बेटर होता। लेकिन हाँ, इस एग्ज़ाम से मैं एक चीज़ सीखा कि गिव अप नहीं करना है। 40 मिनट जब मेरे हो चुके थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं सकूंगा। लेकिन उसी समय मैंने एक बार फिर से 1 मिनट के लिए मतलब थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा शांत किया खुद को और फिर से लग पड़ा, जिसके कारण मेरे अटैम्प्ट अच्छे हो गए। नहीं तो जिस समय मैं रीजनिंग में फंसा था, उस समय मुझे लग रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वैसे तो होगा ही नहीं, मैं तो पहली बार रेस से बाहर हूँ। लेकिन थोड़ा शांति रखा, मैंने बोला चलो ट्राई तो करते हैं, और अपने नर्व को कंट्रोल किया और फिर कुछ क्वेश्चंस किए, जिससे मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े से बढ़ गए। नहीं तो वो भी नहीं बढ़ पाते अगर उस समय मैं थोड़ा प्रेशर में आ चुका था, जब मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे थे। तो ऐसा ही कुछ एग्ज़ाम गया है, कुछ अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक है एग्ज़ाम। बाकी अब डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जाता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का पिछले साल का जो कट ऑफ था वो अराउंड 60 के आसपास कट ऑफ था आउट ऑफ 100। टोटल जनरल सीट्स भी 60 थी। इस बार वेस्ट बंगाल में मुझे लगता है कि अराउंड 55 to 57 कट ऑफ जाएगा, और जनरल सीट्स इस बार जो है वेस्ट बंगाल में 122 है। तो आप जिस स्टेट में भी हैं, अगर उस स्टेट का सीट्स इंक्रीज कर रहा है तो कट ऑफ तो डिक्रीज करेगी ही करेगी, और अगर सीट्स डिक्रीज हुए हैं तो कट ऑफ लगभग सेम रहेगी। मुझे ऐसा लगता है। तो देखो अब क्या आता है, क्या क्या कट ऑफ रहता है, क्या आता है। लेकिन मुझे ऐसा ही लगा कि कुछ इसी इसी टाइप का कट ऑफ बनेगा आरआरबी क्लर्क मेंस का। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा वो एसबीआई पीओ के ऊपर लेकर आऊँगा। डिस्कस करेंगे ढेर सारी चीज़ों को एसबीआई पीओ से रिलेटेड। एसबीआई पीओ का मैं मॉक दूंगा, वहाँ पे मैं आपके मॉक के मार्क्स शेयर करूँगा। इवन मैंने आज एक पहला मॉक दिया, उसका भी मैं स्कोर कार्ड शेयर करूँगा, और भी ढेर सारी वीडियोस लेकर आऊँगा, और कुछ एजुकेशनल वीडियो भी लेकर आऊँगा, जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि शायद जिससे आप लोगों को प्रॉफिट हो। ऐसे टाइप की वीडियोस मैं लेकर आऊँगा जल्द। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।